हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 11th अकाउंट्स में आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो बहुत ही ये मजेदार चैप्टर है और बहुत ही बिल्डिंग बेस का काम करता है आपके अकाउंटिंग सिलेबस में। तो चलो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलो बच्चों, तो अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है? देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है वो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर ये अकाउंटिंग इक्वेशन बनता है। आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था इससे पहले, डबल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम में हमने क्या देखा था कि सर डबल एंट्री सिस्टम डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे चलता है। यानी कि डुअल एस्पेक्ट का मतलब होता है कि हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, कम से कम दो पहलू होते हैं, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। ठीक है, तो उसी डेबिट और क्रेडिट, डेबिट किसको रिप्रेजेंट करता था? असेट को रिप्रेजेंट करता था। क्रेडिट किसको रिप्रेजेंट करता था? कैपिटल और लाइबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता था। तो उसी फॉर्म को जब हम इक्वेशन के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, यानी डेबिट और क्रेडिट को जब हम इक्वेशन के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, तो वही हमारा क्या बन जाता है? अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, चलो अब हम लोग कुछ की पॉइंट इसके लिए नोट कर लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अकाउंटिंग इक्वेशन यानी लेखांकन समीकरण। ठीक है, आप लोग क्लास 10th में इक्वेशन पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये बेस्ड है किस कॉन्सेप्ट पर? बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमने कब सीखा था? तो सर हम लोग डबल एंट्री सिस्टम जो चैप्टर पढ़े थे उसमें हमने सीखा था डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? दो पहलू, डुअल एस्पेक्ट। ठीक है, बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटिंग इक्वेशन किस पे बेस्ड है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, चलो अब डुअल एस्पेक्ट क्या बोलता है कि डुअल एस्पेक्ट बोलता है कि सारे ट्रांजैक्शंस के, डुअल एस्पेक्ट बोलता है सारे ट्रांजैक्शंस के दो पहलू होते हैं। डुअल एस्पेक्ट बोलता है एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट। एवरी ट्रांजैक्शंस हैज टू एस्पेक्ट। ठीक है, ये कौन बोलता है? डुअल एस्पेक्ट बोलता है। डुअल एस्पेक्ट बोलता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उसके कितने पहलू हैं? उसके दो पहलू हैं। कौन कौन से? तो सर दो पहलू हैं, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। एक होता है डेबिट, दूसरा क्रेडिट। ये हम लोगों ने सीख लिया था। ठीक है सर, डेबिट को हम लोग डीआर बोलते हैं। डेबिट को क्या बोलते हैं? डेबिट है डीआर, और क्रेडिट को बोलते हैं सर सीआर। ठीक है, और ये डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होता है? हमेशा इक्वल होता है सर। ये डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। ठीक है, और सर डेबिट किसको रिप्रेजेंट करता है? तो सर डेबिट एसेट साइड को रिप्रेजेंट करता है। डेबिट किसको रिप्रेजेंट करता है? असेट को। ठीक है, और क्रेडिट किसको रिप्रेजेंट करता है? सर क्रेडिट रिप्रेजेंट करता है कैपिटल को और लाइबिलिटीज को। क्रेडिट किसको रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल और लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, तो सर ये चीज तो हम लोग डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ लिए थे। तो सर अगर डेबिट क्रेडिट इक्वल होता है तब तो डेफिनेटली है कि एसेट भी इक्वल होगा कैपिटल लाइबिलिटीज के बराबर, क्योंकि एसेट जो है डेबिट को रिप्रेजेंट करता है और लाइबिलिटीज और कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? क्रेडिट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब सर एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब वो हर चीज जो बिजनेस में यूज करता है और उसका एक वैल्यू होता है। ठीक है, और उससे बिजनेस बेनिफिटेड होता है। ठीक है, आपको इसका डिटेल मीनिंग जानना है, एसेट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, तो आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के चैप्टर में आपने सीखा था। आप उसके वीडियो को रिवाइज करके आप समझ सकते हैं कि एसेट क्या होता है। उसी तरह से कैपिटल क्या होता है? तो सर ऑनर जो कैपिटल लाता है, ऑनर जो अपना पैसा एसेट वगैरह जो लाता है बिजनेस में, वो कैपिटल कहलाता है।
और बाहर वालों से अगर हम कुछ लेते हैं, बाहर वालों से अगर कुछ लेते हैं यानी कि फ्यूचर में उसको चुकाना पड़ता है, तो वो हमारा लायबिलिटीज बन जाता है। जो ऑनर लेके आता है वो कैपिटल बनता है, और बाहर वालों जो देता है, जो सपोर्ट करता है, वो हमारा लायबिलिटीज बन जाता है। ठीक है, चलो, तो यहां तक हम लोगों ने सीखा कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। उसके हिसाब से डुअल एस्पेक्ट क्या बोलता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट साइड, दूसरा क्रेडिट साइड। डेबिट रिप्रेजेंट करता है एसेट को, क्रेडिट रिप्रेजेंट करता है कैपिटल और लायबिलिटीज को। इसी से हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन डिराइव हुआ है, मतलब इसी डुअल एस्पेक्ट से हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन डिराइव हुआ है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? तो सर अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट इजकल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। मैंने क्या बोला कि हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या क्या बन सकता है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो सर पहला इक्वेशन तो आपने दिखाई दिया कि एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप लोग सब लोग 10th पास करके आए हो, तो आई होप आप लोगों को इक्वेशन अच्छे से पता होगा। अगर हम इस कैपिटल को इस साइड ले आए, मैं क्या बोल रहा हूं कि असेट के बदले में, मैं इस असेट के बदले में कैपिटल को, अगर हमें कैपिटल जानना हो कि कैपिटल कितना है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि कैपिटल बराबर इस असेट में से लायबिलिटीज अगर घटा दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल बन जाएगा। सेट में से लायबिलिटीज माइनस करोगे, ये लायबिलिटी जब उधर जाएगा तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो असेट में से लायबिलिटीज घटा दोगे तो ये हमारा कैपिटल हो जाएगा। सर अगर हमें लायबिलिटीज निकालने के लिए बोल दे, अगर हमें लायबिलिटीज निकालने के लिए बोल दे तो लायबिलिटीज बराबर क्या होगा, तो लायबिलिटीज यहां इस कैपिटल को हम उधर लेके चले जाएंगे, यानी असेट माइनस कैपिटल, असेट माइनस कैपिटल। तो बेसिकली ये तीन इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा, ये तीन इक्वेशन, जिसमें सबसे मेन इक्वेशन जो है यानी कि बेसिक इक्वेशन जो है वो आपका कैपिटल असेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये सबसे आपका मेन और बेसिक इक्वेशन है, एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसके अलावा कभी कभी अगर आपको कैपिटल निकालने के लिए बोला तो आप इस इक्वेशन को यूज करके आप कैपिटल निकाल लोगे। अगर लायबिलिटीज निकालने के लिए बोला जाए तो आप असेट में से कैपिटल घटा के क्या करोगे, लायबिलिटीज निकालोगे। ठीक है, तो ये इस तरह से डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का जन्म हुआ। ठीक है, अब हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट के थ्रू समझेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट के थ्रू हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझने वाले। सर ये बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा। देखो ये किसी व्यक्ति का, किसी बिजनेस का, किसी बिजनेस इंटरप्राइजेस का फिनेंशियल पोजीशन बताता है। मैंने क्या बोला कि बैलेंस शीट क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जो हमें किसी व्यक्ति का, किसी बिजनेस का, किसी इंटरप्राइजेस के फिनेंशियल पोजीशन को बताता है कि इस बिजनेस का, इस व्यक्ति का या इस फर्म का एसेट कितना है, नेट वेल्थ कितना है, इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो ये असेट को बताता है और साथ में ये भी बताता है कि इसने खुद का पैसा कितना लगाया हुआ है, यानी इसका कैपिटल कितना है, बाहर वालों से कितना लायबिलिटीज के रूप में, लोन के रूप में पैसा रखा है, यानी बाहर वालों का लायबिलिटीज कितना है। तो ये हमें बैलेंस शीट हमें बताता है कि हमारा असेट कितना है, कैपिटल कितना है, लायबिलिटीज कितना है। यही तो अकाउंटिंग इक्वेशन है, जब उस एसेट कैपिटल लायबिलिटीज को इक्वेशन के फॉर्म में लाते हैं तो वो बन जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो हम लोग समझते हैं बैलेंस शीट के थ्रू, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को। ठीक है, अब देखो बैलेंस शीट में एक साइड असेट साइड होता है और दूसरा साइड कैपिटल और लायबिलिटीज साइड होता है। अब मान के चलो आप एक बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो। ठीक है, आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो तो आपको बिजनेस में कुछ लैंड की जरूरत है। ठीक है, आप बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहते हो तो आपको लैंड की जरूरत है, आपको बिल्डिंग की जरूरत है, आपको बहुत सारी मशीनरी की जरूरत है, आपको फर्नीचर की जरूरत है। ये सबसे आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो। ठीक है, अब देखो लैंड आप खरीदोगे, मान के चलो लैंड का वैल्यू है
2 लाख रुपीज। लैंड का वैल्यू कितने का है? 2 लाख का। बिल्डिंग उसको उस पे बिल्डिंग बनाने में हमको जो है 5 लाख लगेगा। बिल्डिंग बनाने में कितना लगेगा? 5 लाख। फिर मशीन हमको खरीदना पड़ेगा 2 लाख का, ठीक है। फर्नीचर हमको चाहिए 50,000 का, ठीक है। तो फिलहाल हमको एक बिजनेस की शुरुआत करने के लिए टोटल कितना पैसा की जरूरत है? 2 लाख प्लस 5 लाख यानी 7 लाख प्लस 2 9 लाख और 9,50,000। कितना पैसा की जरूरत है? 9,50,000। अब बताओ ये पैसा तो कहीं ना कहीं से आएगा। एक ऑप्शन है कि मैं खुद अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, मैं अपने घर से पैसा लेके आ गया, जिसे हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। ये भी फर्म के लिए लायबिलिटीज है, ये भी बिजनेस के लिए लायबिलिटीज है, बट इसे इंटरनल लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं। क्योंकि देखो बिजनेस को हमेशा ऑनर से सेपरेट करके आपको देखना होगा। बिजनेस और ऑनर दोनों अलग अलग होते हैं। अब जैसे देखो आप रिलायंस जियो का आप सिम कार्ड यूज करते हो, तो आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि हम मुकेश अंबानी का सिम कार्ड यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिलायंस जियो में केवल मुकेश अंबानी नहीं है, ठीक है। यानी उसी का बिजनेस है, इसका मतलब हम उसका नाम लेके यानी हम ये हमेशा ये मान के चलते हैं कि बिजनेस जो होता है ना वो ऑनर से अलग होता है, ठीक है। तो अगर आप पैसा लगा रहे हो बिजनेस में, तो बिजनेस क्या होगा? फ्यूचर में वो पैसा आपको वापस करेगी जब फर्म बंद होगा, या बीच में अगर आपको पैसा का जरूरत होगा तो आप अपने पैसे में से क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो, जिसे हम ड्रॉविंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये मान के चलो कि 9,50,000 की जरूरत है। आप अपना खुद के घर से पैसा लेके आ रहे हो, मान के चलो 5 लाख रुपीज। आप कितना पैसा लेके आ रहे हो? 5 लाख रुपीज। कैपिटल आपने कितना लगाया? 5 लाख रुपीज, ठीक है। बट आपको बिजनेस में 9,50,000 चाहिए और 5 मान के चलो 50,000 आपको एडिशनल भी चाहिए, मान के चलो स्टॉक के लिए। कुछ स्टॉक वगैरह आपको खरीदना है उसके लिए, यानी टोटल मिला के आपको 10 लाख रुपया अभी शुरुआत में चाहिए था। तो 5 लाख रुपया तो आपने घर से लेके आ गया, जिसे हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। बाकी 5 लाख क्या हुआ? आपका अच्छा क्रेडिट था, तो आपने अपना प्रपोजल दिया बैंक को, तो बैंक ने आपको लोन दे दिया, जिसे हम बैंक लोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। बैंक्स ने लोन दे दिया, जिसे हम लाइबिलिटीज बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? लाइबिलिटीज, बाहर का लाइबिलिटीज है, ठीक है। तो बैंक लोन आपने 5 लाख का ले लिया, ठीक है। अभी तक आपने क्या देखा कि आपने 10 लाख का आपके पास प्रॉपर्टी है, यानी 10 लाख का एसेट है आपके पास। तो वो 10 लाख कहां से आया? 5 लाख आपने खुद लगाया और 5 लाख आपने बैंक से ले लिया। तो बैंक से जो लिया उसे लाइबिलिटीज बोलते हैं, और खुद जो अपना पैसा लगा के आया उसे हम कैपिटल के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो अब फिर आगे आपने देखा कि आगे आपको और भी बहुत कुछ की जरूरत है। जैसे आपको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आप जीरो बैलेंस पे आप सब प्रॉपर्टी खरीद लिया, फिर भी आपको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा तो चाहिए। मान के चलो आपको वर्किंग कैपिटल के लिए कैश और बैंक चाहिए, यानी कैश एंड बैंक चाहिए, मान के चलो 1 लाख रुपया, ठीक है। तो ये 1 लाख रुपया आप एडिशनल अपने घर से क्या किया? एडिशनल कैपिटल के रूप में ले आया, यानी आपका कैपिटल क्या हुआ? प्लस 1 लाख से बढ़ गया। जैसे ही एडिशनल घर से लाया तो 5 लाख से क्या हो गया? आपका कैपिटल क्या हो गया? 6 लाख हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका एसेट बढ़ रहा है, साथ में कैपिटल लायबिलिटीज भी बढ़ते जा रहा है। आपने देखा कि आपको एडिशनल स्टॉक की जरूरत है, आप स्टॉक खरीदने गए, ठीक है। बट अब आपका अच्छा खासा जान पहचान हो गया है, तो आपने क्या किया? उधार खरीद लिया, ठीक है। आपने एडिशनल स्टॉक खरीदा, मान के चलो 20,000 का आपने उधार खरीदा। तो जिस व्यक्ति से उधार खरीदा वो आपका क्या बन जाता है? वो आपका क्रेडिटर बन जाता है। तो जैसे ही आपका स्टॉक बढ़ा, एसेट बढ़ा, साथ में आपका क्या बढ़ गया? क्रेडिटर बढ़ गया। साथ में आपका क्या बढ़ गया? क्रेडिटर बढ़ गया 20,000 का, 20,000 का। तो देखो आप हमेशा देखो आपका टोटल मैच कर रहा है। आपका टोटल क्या हो रहा है? मैच कर रहा है। आप इधर जोड़ो 6 लाख प्लस 5 लाख 11 लाख 20,000, 11 लाख 20,000। इधर भी आप जोड़ो, आपको आ जाएगा 11 लाख 20,000। इससे आपको क्या पता चल रहा है? आपका एसेट जो है कैपिटल लायबिलिटी से क्या हो रहा है? टैली हो रहा है। इसी को जब हम इक्वेशन के फॉर्म में देखते हैं तो वही हमारा बन जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। तो आई होप आप लोग को यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों, अब हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए कुछ की पॉइंट्स हम आप लोग के साथ डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग भी उसे नोट कर लेना। सबसे पहला बात, हम लोग का जो बेसिक इक्वेशन रहने वाला है, बेसिक इक्वेशन रहने वाला है, जिसपे आपको जितने सारे क्वेश्चंस वगैरह मिलेगा, वो बेसिक इक्वेशन हमारा क्या है? सर एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। बेसिक इक्वेशन क्या होगा हमारा?
एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, इस पे हम लोग बहुत, वैसे इसके अलावा भी होता है, जैसे अगर आपको कैपिटल निकालने के लिए बोल दिया जाए तो कैपिटल इक्वल टू क्या होगा, एसेट माइनस लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज निकालने के लिए बोला जाएगा तो एसेट माइनस कैपिटल करोगे तो लाइबिलिटी जाएगा। बट ये आपका बेसिक इक्वेशन है, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, चलो सेकेंड पॉइंट की बात करें तो हमने क्या बात किया था कि हर एक ट्रांजेक्शन का एटलीस्ट 2 इंपैक्ट पड़ेगा। मैंने क्या बोला, सेकेंड पॉइंट, एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 इंपैक्ट। एवरी ट्रांजेक्शंस हैज 2 इंपैक्ट। 2 इंपैक्ट पड़ेगा, आपको पता है, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि वो डबल एंट्री सिस्टम, जो अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है वो डबल एंट्री सिस्टम के डुअल एस्पेक्ट को फॉलो करता है। ठीक है, जैसे अगर एक एग्जांपल दे दो कि आप गुड्स खरीदते हो, गुड्स परचेज करते हो, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि आपके पास गुड्स आ रहा है, आपके पास स्टॉक आ रहा है, दूसरा क्या हो रहा है कि कैश जा रहा है आपके पास से, तो एक चीज आएगा दूसरा चीज जाएगा, यानी 2 इंपैक्ट एटलीस्ट पड़ेंगे। ठीक है, चलो अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट क्या होगा, तो सर अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं वो कैपिटल में से क्या करेगा, घट जाएगा। ये आप लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में भी पढ़े थे कि जो भी एक्सपेंसेस और लॉस होते हैं वो कैपिटल में से क्या कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा, और जो इनकम और गेन्स होते हैं वो कैपिटल में क्या किया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि जितने भी एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेज होते हैं वो डिडक्टेड, डिडक्टेड का मतलब क्या होता है, घट जाता है, घटा दिया जाता है, आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल में से घटा दिया जाता है, आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। ठीक है, और जो इनकम और गेन्स होते हैं, जो इनकम और गेन्स होते हैं वो ऐड कर दिया जाता है, यानी जोड़ दिया जाता है कैपिटल पे। ऑल इनकम एंड गेन्स आर एडेड, एडेड का मतलब क्या होता है, जोड़ देना, एडेड मतलब प्लस करना, डिडक्टेड का मतलब होता है माइनस करना, आर एडेड टू कैपिटल, कैपिटल में क्या होता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सर ड्रॉविंग जो होता है, मैंने क्या बोला, ड्रॉविंग, ड्रॉविंग्स मतलब होता है आहरण, जो कैपिटल जो पैसा लगाता है बिजनेस का ऑनर, तो वो कभी कभी पैसा निकाल लेता है, गुड्स निकाल लेता है, कोई एसेट निकाल लेता है, तो वो उसे हम बोलते हैं ड्रॉविंग। तो सर ड्रॉविंग से क्या हो जाता है, कैपिटल घट जाता है। ऑल ड्रॉविंग्स जो होता है वो ड्रॉविंग्स जो होता है वो डिडक्टेड हो जाता है फ्रॉम कैपिटल। ड्रॉविंग्स ड्रॉविंग्स का मतलब समझते हो ना, पैसा जो निकालता है ऑनर, ड्रॉविंग्स आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल में से क्या होता है, घट जाता है, कम हो जाता है, डिडक्टेड यानी माइनस हो जाता है फ्रॉम कैपिटल। ठीक है, चलो तो ये आपको की पॉइंट बताया, जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन आगे शुरू करेंगे उससे पहले ये की पॉइंट आप लोग के लिए जानना जरूरी था। पहला क्या हमने बोला कि हम लोग का जो इक्वेशन है वो एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होता है। ये आप लोग जान चुके, अच्छे से जान चुके कि क्यों एसेट कैपिटल और प्लस लायबिलिटीज के बराबर होता है, क्योंकि आपके पास जितना भी प्रॉपर्टी होगा वो कहीं ना कहीं से आया होगा, या तो बिजनेस का ऑनर खुद अपना पैसा लगाया था जिसे हम कैपिटल बोलते हैं, या दूसरे जगह से लेके आए तो उसे हम लायबिलिटीज बोलते हैं। फिर हमने बोला कि हर एक ट्रांजेक्शन्स के 2 इंपैक्ट होते हैं, तो ये भी आप लोग जानते हैं कि एक तो होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट, तो 2 इंपैक्ट तो हो गए। ठीक है, और फिर हमने बोला कि जितने भी एक्सपेंसेस लॉस होते हैं उसको कैपिटल में से घटा देते हैं, और जो इनकम और गेन्स होते हैं कैपिटल में जोड़ देते हैं, और ड्रॉविंग तो वैसे भी पूंजी में से निकाला जाता है तो उसको कैपिटल में से घटा देते। तो ये की पॉइंट आपको याद रखने हैं अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते समय। ठीक है, चलो बच्चों अब हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो जो भी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा उसको आप इस फॉर्मेट में सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आप फॉर्मेट क्या डालोगे, या तो सीरियल नंबर रहेगा या फिर अगर डेट रहेगा तो आप डेट डालोगे। ठीक है, उसके बाद ट्रांजेक्शन्स की डिटेल डालोगे, इसे हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन्स की पर्टिकुलर्स, से ट्रांजेक्शन्स आप बोलोगे। ठीक है, और फिर आपका जो इक्वेशन है, आपका इक्वेशन क्या है,
तो सर इक्वेशन है एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब देखो इस पे हम लोग बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद आपको क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि देखो हमने एग्जांपल्स में हम सारे ट्रांजैक्शंस को कवर करवाने वाला हूं। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आज का क्लास खत्म हुआ, आपको जो भी प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन आपके बुक में है उससे आप सारे क्वेश्चंस करोगे, तब आपको जाके थोड़ा बहुत डाउट अराइज होगा तो वो डाउट आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक ट्रांजैक्शन से। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड बैंक। मैंने क्या बोला? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड बैंक, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड बैंक, कैश और बैंक से स्टार्ट किया। अब ये बोल सकते हो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ रुपीज 1 लाख, 1 लाख के कैश से स्टार्ट किया बिजनेस, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ रुपीज 1 लाख। अब आप ये बताओ कि 1 लाख कैश से हम अपना बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, तो इससे हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हमारे बिजनेस के फिनेंशियल पोजीशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो सर अगर हम कैश से स्टार्ट करते हैं तो हमारे बिजनेस में क्या आएगा सर? कैश आएगा। कैश हमारे लिए क्या है? हमारे लिए सर कैश तो एसेट है। तो बिल्कुल सही, हमारा एसेट साइड में क्या होगा? कैश बढ़ेगा। कितना से? 1 लाख से कैश क्या हो जाएगा? 1 लाख से कैश प्लस होगा, 1 लाख से कैश क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया? कैश को 1 लाख से बढ़ा दिया, कैश को हमने 1 लाख से बढ़ा दिया। सर ये कैश कौन लाया? बिजनेस जब शुरू किया 1 लाख के कैश से, तो ये कौन लाया? बिजनेस का ऑनर लाया होगा, बिजनेस का ऑनर लाया होगा। तो सर अगर बिजनेस का ऑनर कैश लाता है तो उससे क्या होता है? बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटीज बढ़ जाती है। यानी बिजनेस का ऑनर पैसा लगाया तो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटीज बन गया कि फ्यूचर में वो ऑनर को पेमेंट करना होगा। जब बिजनेस बंद होगा तो फ्यूचर में ऑनर को पेमेंट होगा, या जब मर्जी वो ऑनर उसमें से पैसा निकाल लेगा ड्रॉविंग्स के फॉर्म में, ठीक है। तो ये एक प्रकार की इंटरनल लायबिलिटीज होती है, इसे हम कैपिटल बोलते हैं। तो जब बिजनेस का ऑनर फर्म में पैसा लगाएगा तो कैश तो बढ़ेगा, साथ में कैपिटल भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही। तो हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल को बढ़ा देंगे। यहां पे मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, कैपिटल को इंक्रीज करेंगे 1 लाख में। कैपिटल को इंक्रीज कितना से करेंगे? 1 लाख में, ठीक है। तो 2 इंपैक्ट पड़ा। मैंने क्या बोला कि हर एक ट्रांजैक्शन के एटलीस्ट 2 इंपैक्ट पड़ने वाले 2 पहलू हैं, एक तो डेबिट, दूसरा क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट के रूल अभी तक हम लोगों ने पढ़े नहीं है, तो इसलिए हम लोग इस पे फोकस नहीं करना कि डेबिट क्या। अभी बस ये देखो कि क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, एसेट में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, कैपिटल में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, लायबिलिटीज में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो हमने देखा कि अगर हम कैश से बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारा क्या हुआ? 1 लाख का कैश बढ़ गया और साथ में कैपिटल बढ़ गया, ठीक है। चलो अब इसको क्या करेंगे? इसको कर देंगे सर बंद। इसको क्या करेंगे? इसको कर देंगे सर बंद। यानी कि हमारा एसेट क्या हो जाएगा सर? एसेट हो जाएगा 1 लाख, एसेट हो जाएगा 1 लाख, और 1 लाख इक्वल टू हमारा जो कैपिटल है ये 1 लाख हो गया। और सर लायबिलिटीज तो हमारा कुछ भी नहीं है, लायबिलिटीज हमारा कुछ भी नहीं है। तो आप देखो हमारा जो इक्वेशन बना 1 लाख इक्वल टू 1 लाख, यानी एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये सर हमारा इक्वेशन मैच कर गया, ये इक्वेशन हमारा मैच कर गया, ठीक है। वेरी गुड। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर, ट्रांजैक्शन नंबर 2, ठीक है। अब हमने देखा, हमने बिजनेस शुरू किया और बिजनेस में फर्नीचर की जरूरत है। बिजनेस में किसकी जरूरत है? फर्नीचर की। तो हम फर्नीचर परचेज करने जा रहे हैं कैश में। फर्नीचर परचेज किया कैश में, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश ऑफ रुपीज 20,000। तो देखो हमने क्या किया? नगद में फर्नीचर खरीदा,
ठीक है। अब इसको सोचो कि हम जो फर्नीचर खरीदने जाएंगे तो क्या होगा, हम बोलेंगे दुकानदार को हमें फर्नीचर दिखाओ, वो फर्नीचर दिखाएगा, आप बोलोगे ये फर्नीचर मुझे दे दो, मुझे इसकी बिजनेस में जरूरत है, तो क्या वो पैक करके हमको भेज देगा कि साथ में बोलेगा कि सर कैश भी लाओ? तो उसे कैश भी देना पड़ेगा। यानी हमारे पास से क्या हो रहा है, कैश जा रहा है और फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है और फर्नीचर आ रहा है। तो सर कैश जा रहा है, फर्नीचर आ रहा है, तो हमारा फर्नीचर तो एसेट है सर। एसेट की डिफिनीशन आपने बताया था कि ऐसा कुछ भी, कोई भी चीज जिसे हम बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं और उसका एक वैल्यू होता है और वो हमें बेनिफिट पहुंचाता है। तो सर फर्नीचर का तो बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं, इसका वैल्यू है, इसे हम, ये हमें बिजनेस में बेनिफिट पहुंचा रहा है, तो फर्नीचर तो हमारी एसेट है सर। तो ठीक है, एसेट हमारी बढ़ जाएगी, 20,000 से हमारी एसेट क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, और साथ में कैश जा रहा है, कैश क्या हो रहा है, हमारे पॉकेट से, हमारे बिजनेस में से कैश बाहर निकल रहा है, तो सर कैश भी तो हमारे लिए एसेट है। ये भी कैश का यूज बिजनेस में होता है और इसकी एक वैल्यू है, इससे बिजनेस को बेनिफिट मिलता है, तो कैश भी हमारे लिए एसेट है सर। तो कैश तो घट रहा है सर, बिल्कुल कैश हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। कैश क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है सर, कैश 20,000 से माइनस हो रहा है। ठीक है, तो ये दो चीज हुआ, एक फर्नीचर बढ़ा, दूसरा कैश घटा। सर कैपिटल और लायबिलिटी साइड में सर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इस ट्रांजेक्शन से। तो आप देखो यहां भी दो एस्पेक्ट पे इंपैक्ट पड़ रहा है। एक यहां पे जो दो एस्पेक्ट है, एसेट है, एक एसेट बढ़ रहा है, दूसरा एसेट क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कैपिटल और लायबिलिटीज को टच नहीं कर रहा है। तो बताओ हमारा इक्वेशन मैच करेगा? देखो 1 लाख में 20,000 प्लस करेंगे, 20,000 माइनस करेंगे, तो हमारा एसेट क्या रहने वाला है, 1 लाख ही रहने वाला है। और कैपिटल को टच नहीं किए तो कैपिटल भी 1 लाख रहने वाला है, लायबिलिटीज हमारा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो बताओ इक्वेशन हमारा मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है सर। हर एक ट्रांजेक्शन के बाद हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहा है इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, एक एसेट बढ़ा, दूसरा एसेट क्या हुआ, कम गया, घट गया। तो इससे क्या हुआ, एसेट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, कैपिटल और लायबिलिटीज पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है सर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, हमने गुड्स परचेज किया कैश में, गुड्स परचेज किया कैश में, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हम गए, हमने गुड्स खरीदा, बदले में कैश दिया, नगद में गुड्स को खरीदा। ठीक है, अब यहां पे बताओ क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो सर जब आप गुड्स खरीदोगे तो आपका स्टॉक बढ़ जाएगा। हमेशा गुड्स परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो उसे स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है। ठीक है, तो सर जब आप गुड्स खरीदते हो तो आपका क्या होगा सर, स्टॉक बढ़ जाएगा। स्टॉक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सर कितना में, ये भी लिख दो, गुड्स परचेज कैश फॉर ₹10,000, गुड्स परचेज क्या फॉर कैश ऑफ ₹10,000। 10,000 का आपने गुड्स खरीदा, तो सर 10,000 का गुड्स खरीदा तो क्या हुआ सर, हमारा स्टॉक 10,000 से बढ़ गया। ठीक है, और सर जैसे ही स्टॉक बढ़ा साथ में हमको कैश देना पड़ा, तो कैश भी हमारे लिए क्या है, बिजनेस में हमारे लिए एसेट है, तो कैश हमारा क्या होगा सर, घट जाएगा। कैश अगर घटेगा तो 10,000 हम कैश को माइनस करेंगे, यानी एसेट साइड में माइनस करेंगे। इससे बताओ कैपिटल और लायबिलिटीज में कोई इंपैक्ट पड़ रहा है? कैपिटल में क्यों पड़ेगा सर, लायबिलिटीज में भी हम उधार तो खरीद नहीं रहे, लायबिलिटीज में इंपैक्ट पड़ेगा, तो सर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। अब बताओ हमारा रिवाइज्ड अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हुआ? हमारा जो रिवाइज फाइनल लास्ट अकाउंटिंग इक्वेशन जो बना, कितने कैसे बना, 10,000 सर प्लस 10,000 माइनस, यानी हमारा 1 लाख एसेट हमारा 1 लाख ही रहा, इक्वल टू सर ये भी हमारा 1 लाख ही रहा, 1 लाख, और इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, यानी 1 लाख इक्वल टू 1 लाख प्लस 0। तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन यहां भी मैच कर गया सर। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इसको हम इस पेज में लेकर आते हैं, नेक्स्ट पेज में लेकर आते हैं। तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन कितना था सर, ये हमारा एसेट तो अभी तक मेरा 1 लाख था, और कैपिटल कितना था, 1 लाख था, और लायबिलिटीज में अभी तक 0 है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करें, ट्रांजेक्शन नंबर 4, हम लोग 3 तक किए, ट्रांजेक्शन नंबर 4। अब देखो ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है कि हमने गुड्स को सोल्ड किया है, सोल्ड किया है गुड्स ऑफ ₹15,000, 15,000 का गुड्स सोल्ड किया है
ठीक है, इसको बोल दो, क्योंकि हमने 10,000 का ही गुड्स खरीदा था, तो मैं बोलता हूँ सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 फॉर ₹12,000। इसका मतलब क्या हुआ सर कि 10,000 का गुड्स जो था हम इसे 12,000 में बेच दिए। इसको मैं हिंदी में भी लिखा देता हूं कि हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूजन हो। हमने क्या बोला कि 10,000 का गुड्स 10,000 के लागत का गुड्स, यानी 10,000 में हमने जिसे खरीदा था उसे हम 12,000 में बेच रहे हैं। 10,000 के लागत का गुड्स को 12,000 में बेच रहे हैं, को 12,000 में बेचा। तो अब आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आया होगा। हमने क्या बोला, 10,000 के गुड्स को हमने 12,000 में बेच दिया। आपने देखा यहाँ पे हमने 10,000 की गुड्स खरीदी थी। कितने की खरीदी थी? 10,000। इसी गुड्स को हम 2,000 के मुनाफे पे बेच दिए। तो अब बताओ इसका आपके अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो सर थोड़ा माइंड को ओपन करके हम लोग सोचते हैं। ठीक है, गुड्स को बेचा, 10,000 के गुड्स को बेचा, यानी हमारे पास जो 10,000 का स्टॉक बढ़ा हुआ था सर वो स्टॉक चला जाएगा, स्टॉक माइनस होगा। और सर स्टॉक हमारे लिए क्या है? असेट है। तो ठीक है, 10,000 के स्टॉक को हम लोग क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? स्टॉक, ठीक है, माइनस करेंगे 10,000। ठीक है, अब जरा सोचो सर कि 10,000 का स्टॉक चला गया, लेकिन बदले में हमको 12,000 दे के गया है सर। कैश कितना आ रहा है? 12,000 आ रहा है सर। कैश कितना आ रहा है? 12,000। कैश कितना आ रहा है? 12,000। ठीक है, अब बताओ सर कि 10,000 का स्टॉक चला गया और कैश आया 12,000। सर 2,000 का मुनाफा कमाए हैं सर, प्रॉफिट कमाए हैं। तो 2,000 का प्रॉफिट कमाए, इससे तो आपने बताया था कि जो भी इनकम और गेन्स होता है वो हमारे कैपिटल को बढ़ा देता है। तो सर ये 2,000 तो हमारी कैपिटल को बढ़ा देगा ना। यानी हम जो बोल रहे हैं, हमको जो मुनाफा हुआ है, ये जो प्रॉफिट हुआ है 2,000 का, प्रॉफिट कितने का हुआ? 2,000 का प्रॉफिट कैसे हम लोग निकाले? सर 12,000 में से 10,000 घटाए, 12,000 में बेचे, 10,000 का गुड्स था तो हमारा 2,000 का प्रॉफिट हुआ। अब जाके सर हमारा इक्वेशन मैच किया, क्योंकि हम इससे पहले क्या हो रहा था? स्टॉक 10,000 का बढ़ रहा घट रहा था और कैश 12,000 का आ रहा था। ये 2,000 का मुनाफा भी तो हमें रिकॉर्ड करना होगा सर। तो हमने क्या किया? 10,000 माइनस किया, 12,000 कैश में प्लस किया और प्रॉफिट यानी कैपिटल को बढ़ा दिया 2,000 से। अब बताओ हमारा रिवाइज्ड अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनेगा? रिवाइज्ड अकाउंटिंग इक्वेशन ये बताओ। तो सर हमारा रिवाइज अकाउंटिंग इक्वेशन जो बनने वाला है वह 1 लाख में 10,000 स्टॉक घटेगा और 12,000 कैश बढ़ेगा, यानी 1,02,000, 1,02,000। ठीक है, और सर प्रॉफिट बढ़ने की वजह से कैपिटल भी हमारा 1,02,000 हो जाएगा। अभी तक हमारे पास कोई लायबिलिटीज नहीं है। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 5। ट्रांजेक्शन नंबर 5। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब हमारा बिजनेस अच्छे से चलने लगा। ठीक है, अच्छे से चलने लगा तो हम जिससे गुड्स खरीदते थे उससे अच्छी जान पहचान हो गई। तो इस बार हम गुड्स खरीदने गए हैं तो हम बोले कि इस बार एक काम करो, मुझे 10 दिन के लिए उधार में दे दो गुड्स, हम बाद में फिर 10 दिन के बाद हम पैसा, हमारे पास जैसे ही कस्टमर पैसा देता हम आपको पैसा दे देंगे। तो वो जान पहचान इससे हो गया था। उसने बोला ठीक है आप उधार ले जाओ, मुझे आप पे पूरा अच्छे से भरोसा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम गुड्स उधार खरीद रहे हैं 50,000 का। कितने का गुड्स उधार खरीद रहे हैं? 50,000 का। परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000, सॉरी 50,000 ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। तो हम क्या कर रहे हैं? उधार खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहा है? गुड्स उधार खरीदा, गुड्स उधार खरीदा। अब बताओ बाबू, हमको ध्यान से सोच के समझ के दिमाग को थोड़ा ओपन करके बताओ कि जब हम गुड्स खरीद रहे हैं तो हमारा स्टॉक बढ़ेगा ना। गुड्स खरीदोगे, दुकान में जाओगे, सामान लोगे तो आपका सामान यानी जिसे स्टॉक बोलते हैं वो तो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब स्टॉक क्या होता है सर? तो वो आप सारा का सारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। टोटल 9 क्लासेस दिया था, सब कुछ अच्छे से स्मूथली समझाया है। आप उसको रेफर करो, आपको समझ में आ जाएगा स्टॉक क्या होता है, असेट क्या होता है, कैपिटल, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो सर यहाँ पे स्टॉक मेरा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। स्टॉक बढ़ रहा है कितने का? 50,000 का स्टॉक बढ़ रहा है। तो हमने क्या किया? 50,000 जोड़ दिया। अब बताओ, नगद खरीदते थे तो क्या होता था? कैश चला जाता था तो हम कैश माइनस कर देते थे। लेकिन यहाँ नगद तो नहीं खरीद रहे, उधार खरीद रहे। उधार खरीद रहे हैं तो क्या हुआ कि
हम उधार खरीदे, इसका मतलब एक लायबिलिटी क्रिएट हुआ कि फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा। हम तुमको उधार दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम जिससे भी उधार खरीदते हैं उसे हम बोलते हैं क्रेडिटर। उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। और क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर वो व्यक्ति होता है जिसे आपको फ्यूचर में पेमेंट करना होता है, यानी वो लायबिलिटीज होता है। तो सर आपने जो गुड्स उधार खरीदा, इससे के वजह से आपका क्रेडिटर बढ़ गया। क्रेडिटर कौन होता है? जिससे हम उधार खरीदते हैं उसे क्रेडिटर बोलते हैं। अगर हम जिसको उधार बेचते हैं वो हमारा डेटर बनता है। डेटर हमारे लिए असेट होता है क्योंकि उससे फ्यूचर में पैसा आने वाला होता है। बट क्रेडिटर हमारा क्या होता है? लायबिलिटीज होता है, क्योंकि आज हम उधार खरीदे हैं तो फ्यूचर में उसका पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो हमारी क्या हो जाएगी? क्रेडिटर बढ़ेगी यहाँ पे। तो स्टॉक बढ़ा 50,000 से, और सर कैपिटल में तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, बट लायबिलिटी साइड में हमारा एक क्रेडिटर बढ़ रहा है। क्रेडिटर कौन होता है? जिससे हम उधार खरीदते हैं, इसे हमें फ्यूचर में पेमेंट करना होता है। तो सर हमारा क्रेडिटर 50,000 से बढ़ गया, 50,000 से हमारा क्रेडिटर क्या हुआ सर? बढ़ गया। 50,000 से हमारा क्रेडिटर बढ़ गया। ठीक है, चलो अब सर रिवाइज्ड अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा क्या होगा? तो 1,02,000 में आपका 50,000 स्टॉक बढ़ा तो आपका एसेट क्या हो जाएगा? 1,52,000। ठीक है, और का कैपिटल तो सेम रहने वाला है, कैपिटल में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं आया है। ठीक है, आपका क्या होगा? लायबिलिटीज 50,000 से बढ़ जाएगा। तो देखो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर रहा है। 152 एक साइड यानी 152, और दूसरे साइड कैपिटल और लायबिलिटी साइड भी 152 हो रहा है। ठीक है, चलो और हम एक और ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। यहां पे क्या कर रहे हैं? हम गुड्स को बेच रहे हैं, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार बेच रहे हैं। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 ऑन क्रेडिट, 5,000 ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये क्या हुआ? यहां 5,000 का गुड्स हम क्या करें? उधार बेच रहे हैं। मैंने क्या बोला? 5,000 का गुड्स उधार बेचा, गुड्स उधार बेचा। 5,000 का गुड्स क्या किया? उधार बेचा। अब आप हमें ये बताओ कि हम ये जो उधार बेच रहे हैं सर, इससे क्या होगा कि गुड्स हमने बेचा तो गुड्स हमारे पास से चला जाएगा। ठीक है, और उधार बेचने की वजह से क्या होगा? हमारा एक डेटर बनेगा, यानी हमारा एक असेट बनेगा। डेटर कौन होता है? जिसको हम उधार बेचते हैं, उससे हमें फ्यूचर में पैसा आएगा। ठीक है, फ्यूचर में पैसा आएगा तो वही हमारा डेटर कहलाता है। ठीक है, ये तो सर समझ में आ गया कि हम उधार बेच रहे हैं तो हमारा एक असेट डेटर के रूप में बढ़ेगा। कैश नहीं आएगा, उधार बेच रहे हैं तो कैश नहीं आएगा, कैश के बदले में क्या आ जाएगा? डेटर आ जाएगा। डेटर कौन होता है? डेटर वो व्यक्ति होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो जिसे हम उधार बेचते हैं। ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन, अगर मान के चलो आप वो व्यक्ति हो जिसको मैंने उधार बेचा है, तो आप हमारे लिए एसेट बन गए। सर कैसे? क्योंकि आपको उधार बेचा है तो फ्यूचर में आपको पेमेंट करना होगा मुझे, यानी मुझे आपसे पैसा मिलेगा, तो आप हमारे लिए डेटर हुए, आप हमारे लिए असेट हुए। तो ये तो समझ में आ गया सर कि हम उधार बेचे तो हमारा स्टॉक घटेगा, ठीक है, और डेटर बढ़ेगा। अब सर ये बताओ, पिछले क्वेश्चन में आपने बोला था कि 10,000 का गुड्स 12,000 में बेचा, तो आपने 2,000 मुनाफा भी कैपिटल में तभी उसी टाइम में रिकॉर्ड कर दिया। बट सर यहाँ पे तो केवल बोला कि 5,000 का बेचा। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन में जहां पे ये नहीं बोला कि कितने का गुड्स था, तो हम ये मान के चलते कि जितने का गुड्स हमने खरीदा उतना में बेच दिया। वैसे आपको जब पीएल अकाउंट बनाओगे तो आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट पता चल जाएगा। ठीक है, अभी बस ये समझो कि 5,000 का गुड्स आपने बेचा तो आपका स्टॉक कितना हो गया? 5,000 से कम हो गया। मैंने क्या बोला? स्टॉक 5,000 से क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। स्टॉक माइनस होगा 5,000 से, और सर डेटर हमारा 5,000 से बढ़ेगा। डेटर कौन? वो व्यक्ति जिसको हम उधार बेचते हैं। ठीक है, अब जैसे इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये ए है, ठीक है, ये ए है। ए ने बी को उधार बेचा। बी को क्या बेचा? उधार बेचा, यानी क्रेडिट पे बेचा। तो ए के बुक में, इसके बुक में बी क्या बन जाएगा? डेटर बन जाएगा। बी क्या बन जाएगा? डेटर बन जाएगा। अच्छे से समझो चीज। ए ने उधार बेचा, किसने बेचा? ए ने उधार बेचा बी को। तो ध्यान से सुनना, ए ने उधार बेचा बी को, तो बी के ए के बुक में, किसके बुक में? ए के बुक में बी कौन है? डेटर। बट सर बी के बुक में ए कौन है? क्रेडिटर। तो जिससे हम उधार खरीदते हैं वो हमारा क्रेडिटर बन जाता है, और जिसको उधार बेचते हैं वो हमारा डेटर बन जाता है। ठीक है, और अगर इसमें भी कोई दिक्कत हो तो आप हमारा
जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है उस चैप्टर में आप अच्छे से समझ पाओगे कि डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है। ठीक है, चलो। तो मैंने क्या बोला, स्टॉक आपका कम गया और आपका डेटर 5000 से बढ़ गया, डेटर 5000 से बढ़ गया। तो इससे आपका रिवाइज्ड अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बन जाएगा सर एसेट बढ़ रहा है घट रहा है, तो एसेट में तो कोई चेंज नहीं है, ना कैपिटल में कोई चेंज है, ना लाइबिलिटीज में कोई चेंज है, तो ये भी वही 1,02,000 और प्लस 50,000, यानी ये आपका रिवाइज्ड इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग एक नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 7। आप स्टाफ को सैलरी दे रहे हो, मैंने क्या बोला, सैलरी पे कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो 20,000 का, ऑफ ₹20,000, इसे हम क्या बोलते हैं, वेतन दिया। सैलरी को हम क्या बोलते हैं, वेतन दिया। अब आप बताओ कि इसका आपके अकाउंटिंग इक्वेशन यानी आपके बिजनेस के पोजीशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। याद रखना, अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है जो एसेट और कैपिटल और लायबिलिटीज होता है ना, वो बिजनेस के पोजीशन को बताता है। बिजनेस के परफॉर्मेंस को कौन बताता है सर, प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो बिजनेस के परफॉर्मेंस को बताता है, और बिजनेस के पोजीशन को कौन बताता है, एसेट कैपिटल और लायबिलिटीज बिजनेस के पोजीशन को बताता है। ये चीज आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सैलरी पे किया, तो आप फटाफट बताओ कि इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या फर्क पड़ेगा। तो सर सैलरी जब आप पे करते हो तो सर इससे क्या होता है कि आपका कैश घट जाता है, बिल्कुल सही, कैश क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है 20,000 से, माइनस हो जाता है 20,000 से। ठीक है, और सर साथ में एक बात बताओ, आपने बोला कि सर जो कैश सैलरी पे किए तो कैश गया, और साथ में खर्चा बढ़ता है, खर्चा, सैलरी क्या है, खर्चा, एक्सपेंसेज है, और सर आपने बताया था कि एक्सपेंसेज जो है वो कैपिटल को कम कर देता है, माइनस करता है, घटा देता है, रिड्यूस कर देता है। बिल्कुल आपने सही बोला, क्या सैलरी पे किए, ये क्या है, एक्सपेंसेज है, और एक्सपेंसेज की वजह से कैपिटल क्या हो जाता है सर, घट जाता है। 20,000 से हमारा कैपिटल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरफ कैश घट रहा है, दूसरा तरफ खर्चा बढ़ रहा है, और खर्चा बढ़ने की वजह से हमारा कैपिटल क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हमारा रिवाइज्ड अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगा सर, 150 में से 20,000 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1,32,000, क्या हो जाएगा, 1,32,000। सर कैपिटल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कैपिटल घट जाएगा सर, 1,02,000 में से 20,000 घटाओगे तो सर 82,000 होगा। लाइबिलिटीज में कोई बदलाव नहीं है, 50,000 का 50,000 ही लाइबिलिटीज है। तो अब जोड़ के देखो, आपका अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो रहा है, एक साइड एसेट और दूसरा साइड 82,000 प्लस 52,000 यानी 132,000, अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो रहा है। तो हमने क्या देखा, हर एक ट्रांजेक्शन के साथ हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, मैच होते जाता है। ठीक है, चलो अब हम लोग एक और एग्जांपल, एक दो एग्जांपल आज कर लेते हैं, ज्यादा मैं आपको नहीं कराऊंगा अभी, क्योंकि हो सकता है आपको अभी ज्यादा लोड नहीं लेना है। और एक चीज मैं अब आपको बताता हूं कि देखो, ये चैप्टर आपका बेसिक चैप्टर है, ये आपको एक पिलर बना के देता है, आपको एक आधार यानी बेस बना के देता है। इसीलिए मैं बोलूंगा कि इस चैप्टर में जो भी हम ट्रांजेक्शन्स बताते हैं, जो भी बता रहे हैं, उसको याद नहीं करना है, आपको अच्छे से समझना है। एज एन अकाउंटेंट अपने आप को एक अकाउंटेंट बना दो बिजनेस का, कि हम जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं हम एक अकाउंटेंट है, और हम देखते हैं कि इस ट्रांजेक्शन की वजह से हमारे एसेट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, हमारे कैपिटल पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, हमारे लाइबिलिटीज पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। बस ये नहीं कि सर सैलरी दिया हुआ है, सैलरी में सर कैपिटल घटाए थे, कैश घटाए थे, तो हम भी वही करते, ऐसा नहीं। आपको सोचना होगा कि सर ने बोला सैलरी पे किया, पे जब हम स्टाफ को सैलरी देंगे तो एक अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, स्टाफ को सैलरी दिया, इसका मतलब क्या हुआ, हम बिजनेस में से कैश निकाल के स्टाफ को दे रहे हैं, तो हमारा कैश घटेगा। दूसरा क्या हुआ कि ये सैलरी हमारे लिए खर्चा है, बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है, और सर ने बताया था कि खर्चा जो होता है वो क्या करता है, कैपिटल को माइनस कर देता है, कैपिटल को घटाता है, तो हम कैपिटल में से घटा दिए। तो उस तरह से आपको लॉजिकली सोचना है। ठीक है, चलो और हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलो हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हमें और भी पूंजी की जरूरत है, और भी कैपिटल की जरूरत होती है। ठीक है, तो हमने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में। मैं क्या बोल रहा हूं, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इनटू बिजनेस। एडिशनल कैपिटल को क्या बोलते हैं, अतिरिक्त पूंजी। इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस ऑफ ₹50,000,
इसका मतलब क्या हुआ सर? सर इसका मतलब हुआ अतिरिक्त पूंजी बिजनेस में लगाया। अतिरिक्त मतलब शुरू में जो लगाया था वो तो लगाया ही, इसके अलावा अतिरिक्त पूंजी, एडिशनल मतलब होता है अतिरिक्त पूंजी बिजनेस में लगाया, बिजनेस में लगाया। तो देखो एक बात इस पे आप सोचो अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर एडिशनल कैपिटल बिजनेस में आ रहा है, तो सबसे पहली बात तो कैपिटल आ रहा है, कुछ नहीं बोला तो हम मान के चलेंगे कैश में इंक्रीज हो रहा है। तो सर कैश बढ़ रहा है 50,000। सर पूंजी कौन ला रहा है? बिजनेस का ऑनर ला रहा है, इससे हमारा सर कैपिटल बढ़ जाएगा। हमारा कैपिटल क्या हो जाएगा? 50,000 से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा रिवाइज्ड इक्वेशन क्या रहेगा? हमारा रिवाइज्ड इक्वेशन रहेगा 1,32,000 प्लस 50,000 हो जाएगा 1,82,000 इधर एसेट, और हमारा कैपिटल कितना हो जाएगा? सर कैपिटल हो जाएगा 1,32,000 और लाइबिलिटीज वही 50,000 का 50,000 रहेगा। ठीक है, चलो अब हमें और भी पैसे की जरूरत है, तो हमने अपने से तो खुद से 50,000 ले लाया, अब मुझे बैंक से लोन लेना है क्योंकि हमें और भी पैसा चाहिए। तो हम लोन ले रहे हैं, लोन लिए हैं किससे? बैंक से। लोन किससे लिए हैं? बैंक से। कितना का? 1 लाख का हम लोन ले रहे हैं। कितने का लोन ले रहे हैं? 1 लाख का। अब आप बताओ अगर बैंक से आप लोन लेते हो, बैंक से आप लोन लेते हो तो क्या होगा? सर बैंक से लोन लेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, यानी वो कैश पैसा, जनरली मान के चलता हूं कि बैंक से जो लोन लेते हैं पैसा बैंक में आया। अब कैश बोलो बैंक बोलो बात बराबर है एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सर हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, जो हमारे लिए असेट है कितने से? 1 लाख का बढ़ जाएगा बैंक बैलेंस। आप इसे कैश भी मान के चलते हो कि लोन के में डायरेक्ट हमको कैश आया तो कैश भी लिख सकते हो, बट हम मान के चलते हैं जनरली लोन का पैसा बैंक में आता है और बैंक में से आप कैश निकालते हो। तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा जो हमारे लिए असेट था 1 लाख। और सर लोन बैंक दिया मतलब फ्यूचर में एक लायबिलिटीज क्रिएट हो गया कि फ्यूचर में हमें पेमेंट करना पड़ेगा बैंक को। तो बैंक लोन का एक लायबिलिटीज क्रिएट हो रहा है सर, बैंक लोन का एक लायबिलिटीज क्रिएट हो रहा है, लायबिलिटीज साइड में 1 लाख का। एक साइड तो कैश बढ़ रहा है, दूसरा साइड लायबिलिटीज बढ़ रहा है, यानी कि बैंक बैलेंस एसेट के रूप में बढ़ रहा है और बैंक लोन लायबिलिटीज के रूप में बढ़ रहा है। ठीक है, अब इक्वेशन को मैच करो, कितना हुआ? 2,82,000। ठीक है, और आपका कैपिटल तो चेंज नहीं हुआ है इस ट्रांजेक्शन की वजह से 1,32,000। ठीक है, और आपका जो लोन है लायबिलिटीज है वो 150 हो गया, 50,000 पहले से था और बैंक लोन के रूप में 1 लाख बढ़ गया। अब आपका रिवाइज्ड अकाउंटिंग इक्वेशन हो गया, आपका असेट 282,000, कैपिटल आपका 1,32,000 और आपका लायबिलिटीज 1,50,000। ठीक है, इस तरह से हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखो ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ना वो आपको एक फाउंडेशन बना के देगा आगे का जो चैप्टर है, जैसे जर्नल एंट्री। अब आप अभी पहचान कर रहे हो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या कर रहे हो, पहचान कर पा रहे हो कि एसेट बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है, लायबिलिटीज बढ़ रहा है, उसी के थ्रू आप जर्नल एंट्री बनाना सीखोगे, डेबिट क्रेडिट करना सीखोगे। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही फाउंडेशन है, और आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का जो क्लास है, आप आज का क्लास यानी अकाउंटिंग इक्वेशन का जितने भी क्लासेस है उसको डबल देखना। एक बार में क्या करोगे, आपको पढ़ाई करने का तरीका क्या होना चाहिए कि आपने सबसे पहले क्या किया, अच्छे से लेक्चर को सुना, पहले कंप्लीट किया, उसके बाद क्या किया, आप नोट्स को जो भी लिखा रहा हूं मैं क्लास में उसको क्या किया, अपने रजिस्टर में नोट करते गए। ठीक है, अब उतना करने के बाद आपने नोट्स तैयार कर लिया अपने कॉपी में, अब उस नोट्स को एक बार अच्छे से पढ़ा। अगर नोट्स आपको अच्छे से समझ में आ जाता है, आपको समझ में आ रहा है कि सर क्या पढ़ा है, अच्छे से समझ में आ गया तब तो ठीक, नहीं तो फिर से आप क्लास देखिए, तब तक आप देखिए जब तक आपको पूरा माइंडसेट आपका पूरा क्लियर ना हो गया होगा। और अभी ध्यान रखना है कि ये आपको अपने माइंड से पूछना है कि सर यहाँ पे जोड़ रहे हैं क्या, ये सर सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, मतलब आपको माइंड से पूछना है। ऐसा नहीं कि सर ने प्लस किया तो मतलब हम मान लेंगे कि सर ने बोला तो सही है, इसको याद कर लेते। आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि सर अगर एसेट में प्लस कर रहे हैं, सच में एसेट बढ़ रहा है क्या? आप सोचो एक अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको खुद से समझ में नहीं आता है तो आप अपने दोस्त से भी पूछ सकते हो कि देखो ये ट्रांजेक्शंस है, जैसे मैंने बोला कि एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लगाया, तो आप अगर आपको समझ में आता है कि देखो एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लगाया जा रहा है, इसका मतलब क्या, कैश बढ़ रहा है व्यापार में, सर ने बोला ठीक बोला,
हाँ कैश तो आ रहा है, जब एडिशनल कैपिटल लगाओगे तो कैश और बैंक के रूप में पैसा आएगा, कैपिटल बढ़ेगा। उसी तरह से स्टाफ को सैलरी पे किया, तो सैलरी जो पे करते हैं इससे क्या हो रहा है सर, कैश घट रहा है। मतलब आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा और उसके बेसिस पे देखना पड़ेगा कि सर ने जो बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आता है, कहीं पे दिक्कत होता है तो आप अपने दोस्तों से पूछो, आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट्स करके बताओ, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हो अगर कोई दिक्कत होता है, हर तरह से आपके पास ओपन है। ठीक है, आप कहीं से भी पूछ सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो अकाउंट्स का सब्जेक्ट है उससे आपको प्यार होने लगेगा, आपको पसंद आने लगेगा, और देखना कि आगे चल के ये आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बन के तैयार होगा। ठीक है, ये अकाउंट्स आपको केवल ऐसा नहीं कि 11 12 में आपने कॉमर्स रखा है तो मतलब इसका मतलब कि आपको फ्यूचर में कुछ करना है, आपको सीए बनना है, कंपनी सेक्रेटरी बनना है, कॉस्ट मैनेजमेंट बनना है, तो इसके लिए आपको पहले से उस तरह का मैच्योरिटी होना पड़ेगा, आपको फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे अकाउंटिंग इक्वेशन को कंटिन्यू करेंगे। कैसा लगा आज का क्लास कमेंट्स करके जरूर बताना। देखो आप अगर कमेंट्स करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी पता चलता है कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट नहीं कुछ तो आप बस आप ये बोल दो कि सर आज का क्लास मैंने अटेंड किया और मुझे सब कुछ समझ में आ गया। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो बस इतना बता दो, इससे क्या होगा कि मेरा जो पढ़ाने का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा, मुझे अच्छा लगेगा। देखो मैं कितना टाइम को अलग से सेव करके मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूं, तो आप लोग जरूर मुझे बताना कि आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो और अगर अच्छा लगता है मेरा वीडियोस तो आप अपने दोस्त लोग के साथ भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि उन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कि कोचिंग लेना पसंद नहीं है, या उनकी फिनेंशियल पोजीशन वैसी नहीं है कि कोचिंग ले सकते हैं, या फिर उनके आसपास में कोचिंग सेंटर्स अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने दोस्त के साथ शेयर करोगे तो क्या होगा, उनका भी भला होगा, आपका भी भला होगा। ठीक है, और नॉलेज को शेयर करने से, बिलीव करो, नॉलेज को शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है। ठीक है, तो आपको उस तरह का माहौल मिलेगा और मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा, और मैं भी अपना डबल एनर्जी लगा के आप लोगों के लिए नया नया कंटेंट, नया नया प्रेजेंटेशन लाऊंगा और आप लोगों को आगे कंटिन्यू पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।